नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, तो आपके साथ मैं जेपी शर्मा। राजभवन और सरकार के बीच का गतिरोध टूटने के बाद अब इन कयासों पर विराम लग गया है कि हालात बिगड़ेंगे और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा वगैरह वगैरह। अब दोनों खेमों के लिए चुनौती इस बात की है कि आज 30 तारीख से लेकर सदन के आहूत होने और शक्ति परीक्षण होने तक अपने अपने कैंप के नंबर्स को बरकरार रखा जाए, बल्कि उसमें इजाफा कैसे हो इस पर काम किया जाए। सत्ता पक्ष ने आज आरोप लगाया कि इस इजाफे के लिए सत्ता पक्ष के विधायकों को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर यह हर संभव कोशिश पैसों के लालच के रूप में है। यही आरोप सचिन कैंप के विधायक सत्ता पक्ष पर लगाते रहे हैं। इस सब के बीच बसपा के कांग्रेस में विलय का मामला कानूनी रास्तों से आगे बढ़ रहा है। मदन दिलावर की शुरू की कानूनी लड़ाई में बसपा कूद चुकी है। ये कानूनी लड़ाई विधानसभा में पार्टीज के गणित को कैसे बदलेगी, कैसे बिगाड़ेगी, ये अभी आगे की बात है। असली संघर्ष बहरहाल नंबर्स को बचाए रखने का है। तो सियासत की हवा क्या कहती है, आज इस पर प्राइम डिबेट में बहस होगी। पहले ये रिपोर्ट। प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ पूर्व मंत्री वरिष्ठ भाजपाई मदन दिलावर साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हैं हमारे साथ। कांग्रेस से मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ अभी थोड़ी देर में। ओम सैनी साहब, पहले आपके पास आऊँगा। आप का लंबा पत्रकारिता का तजुर्बा और इन दिनों में जो घटनाक्रम चल रहा है बारीकी से आप उस पर नज़र रखे हुए हैं। जो अलग अलग कोनों में लड़ाई चल रही है, ये फाइनली एक जगह पहुंचेगी और वहां तय होगा कि इन सारी लड़ाइयों का समवेत नतीजा क्या रहता है। इस पूरी लड़ाई को किस तरह से देखते हैं आप? यहां से मैं बात शुरू करता हूं। ओम सैनी साहब। देखिए जेपी जी, मुझे ही लगता है कि कांग्रेस का जो अंदरूनी सिलसिला है वो तो एक नया रूप ले रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से सिंडिकेट इंडिकेट का सिलसिला बना था 1969 में, वो का वो सिलसिला आपके एक ग्रुप ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेट ओरिएंटेड नौजवानों का है, जिनके पास में विचारधारा से ज़्यादा उनकी अपनी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसकी निष्ठा और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण, वो ग्रुप बना हुआ है। उनका एक अलग झगड़ा है, उसी से सारा सिलसिला स्टार्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसका प्रवेश, BSP का बयान, ये सब चीज़ें उनके साथ में जुड़ी है। अब उसमें मुझे लगता ये है कि अभी तक का जो बाजी है वो तो ऐसा लगता है कि बैनेट लेकर के और सत्ताधारी दल जो है वो आगे चल रहा है। लेकिन क्या स्थितियां बन जाएगी, जैसे कि आज का सीन था कि साहब जो रिट याचिका रद्द हो चुकी थी उसको वापस स्वीकार किया जो मदन दिलावर जी साहब की, और उस पर क्या फैसला आता है। हालांकि 10वीं अनुसूची में जो सीन है वो तो जेल साहब बताएंगे, उसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना नजर नहीं आती। और उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट बैठ करके और यूपी के अंदर बैठ करके और पूरी पार्टी को कंट्रोल करता है। उसकी क्रांति अपनी स्थिति, और क्रांति स्थिति के अंदर जो चीफ व्हिप है वही सारा फैसला तय करता है। जब पूरी पार्टी चली गई, पूरी की पूरी यूनिटी चली गई कांग्रेस के अंदर, तो कुछ बचता नहीं है। बहरहाल कानून के कई रास्ते होते हैं, विधि जुबान पे पता नहीं क्या क्या इसका अर्थ निकलेगा, वो अलग नजर आता है। साथ साथ में जो मुख्यमंत्री फरमा रहे हैं कि जिस तरीके से पैसा दिया जा रहा है और जो अब खुली खैप का सिलसिला कि जो लोग अभी जिन्होंने एक किस्त ली है और जो बाकी के लिए तो वो किस्त और बढ़ जाएगी। और ये राजनीति का एक अलग दृश्य है जो बड़ा खुल करके सामने आ रहा है। इसके नतीजे क्या होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लग ये रहा है कि मॉरलिटी का कोई सीन रहा नहीं, कमिटमेंट का कोई सीन रहा नहीं, निष्ठा का कोई सीन रहा नहीं। और कहाँ भारतीय जनता पार्टी क्यों कूदी, जिसको कैलाश मेघवाल साहब ने रिजेक्ट किया, गुलाब जी ने भी एक तक में कुछ कहा, ये सब और हमें मालूम तो है, लेकिन हम चूंकि स्थापित नहीं कर सकते इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है। मदन दिलावर साहब, आप इस सारी लड़ाई का क्या नतीजा देखते हैं साहब? वैसे इनकी लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, परंतु क्योंकि मैं तो स्वयं इसलिए गया हूँ 6 मार्च को ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय उनके पास ये निवेदन करने गया था कि जो विलय हुआ है ये बसपा और बसपा के विधायकों का कांग्रेस में, ये नियम विरुद्ध है, असंवैधानिक है। हाँ। और इसी बात को लेकर के हाई कोर्ट में मैंने निवेदन किया है कि ये विलय गलत है। हाँ। और इसको निरस्त किया जाना चाहिए, विलय को निरस्त किया जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि क्योंकि कानून नियम और हमारे जो वकीलों ने दलील दी है अदालत में, उससे सब देखते हुए लगता है कि ये हमारे पक्ष में पेश लाएगा, यानी निरस्त होगा ये। और मुझे लगता है कि माननीय
न्यायालय ने भी इसको गंभीरता से लेकर के हाँ और विधानसभा अध्यक्ष जी को, विधानसभा सचिव जी को और बीएसपी के सभी विधायकों को जिनका विलय हुआ है उनको नोटिस जारी किए। हाँ हाँ, नहीं तो फिर क्या आपका मतलब विलय निरस्त होगा, इतनी बात है ना? हाँ, विलय निरस्त होगा। हाँ चलिए, मतलब बेस्ट पॉसिबल जो आपके लिए हो सकता है, सबसे बेहतर संभावना आपके लिए जो हो सकती है वो ये है कि विलय निरस्त हो जाता है। अगर ये विलय निरस्त हो जाता है तो ए.के. जैन साहब, जो संभावित घटनाक्रम प्रदेश का है, सियासत का है और अभी जो चल रहा है, उस पर किस तरह का असर डालता है? ये मैं सीधा मतलब पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि फ्लोर टेस्ट अगर होता है और विलय निरस्त हो जाता है बसपा विधायकों का, तो उनकी एंटिटी किसके तौर पर समझी जाएगी? क्या वो बसपा के सदस्य होंगे? और क्या ऐसे में उनके पास ये संभावना नहीं रहेगी कि वो पूरे विधायक दल का नई पार्टी बनाकर फिर मर्जर कांग्रेस में कर लें, या कोई दूसरा तरीका चुने, विधायक दल का मर्जर करें, पार्टी का मर्जर ना हो? देखिए, अगर मदन दिलावर साहब की याचिका सफल हो जाती है जी, और न्यायालय ये मान लेता है कि इन विधायकों द्वारा किया गया मर्जर गलत है और ये मर्जर की श्रेणी में नहीं आता है 10th शेड्यूल के अनुसार, जी, ऐसी परिस्थिति में इनका ये कृत्य दल बदल का कृत्य माना जाएगा और इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में यदि मदन दिलावर साहब की याचिका सफल हो जाती है तो उसका एक ही रिजल्ट है कि इन 6 सदस्यों की सदस्यता स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी, जब तक कि वो दोबारा चुनाव लड़कर वापस न लौटे, क्योंकि उन पर कोई 5 साल या 6 साल का रेस्ट्रिक्शन या डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होती अब नए कानून के नए इंटरप्रिटेशन के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, परंतु उनकी सदस्यता निश्चित चली जाएगी। परंतु आज की डेट में क्योंकि हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है जी, इसलिए आज की डेट में वो ऑफिशियली कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस के सदस्य होने के नाते उन पर कांग्रेस का व्हिप लागू होगा, बसपा का व्हिप उन पर लागू नहीं होगा, बसपा के निर्देश उन पर लागू नहीं होंगे। 10th शेड्यूल में वैसे भी व्हिप शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां का है डायरेक्शन ऑफ द पार्टी और पर्सन ऑथोराइज बाय द पार्टी, तो वहां व्हिप शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। पर्सन ऑथोराइज को व्हिप हम कहते हैं उसके अधीन में। तो उस परिस्थिति में क्योंकि विलय उनका मान लिया गया है, बाकायदा आदेश निकाला है स्पीकर ने विलय को स्वीकार करते हुए, और साथ ही उच्च न्यायालय ने अब तक आज तक उस विलय पर कोई स्टे नहीं दिया है या जो आदेश माननीय स्पीकर का उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसी परिस्थिति में आज की डेट में तो वो कांग्रेस के सदस्य हैं, परंतु ये याचिका यदि सफल हो जाती है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो दल बदल की श्रेणी में आ जाएंगे। अच्छा, एक और बात है इसमें जैन साहब, मदन दिलावर साहब की जो याचिका है उसको स्पीकर ने तकनीकी आधार पर खारिज किया, क्या कोर्ट उसको मेरिट के आधार पर सुन सकती है या वापस वहां रेफर करेगी? देखिए, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के अंदर बैठी हुई है जी, जो आर्टिकल 226 भारत के संविधान के अनुसार उनको प्राप्त है, जिसमें उनको असीमित शक्तियां प्राप्त है। ये कोर्ट के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि ये उस मामले को समय बचाने के लिए मेरिट पर सुनकर खुद तय करें या उसको वापस स्पीकर के पास भेज दें कि आप मेरिट पर आदेश पारित करें। इस विषय में 226 के तहत विवेकाधिकार कोर्ट का है कि वो चाहें तो खुद भी इसको तय कर सकते हैं और चाहे स्पीकर को निर्देश दे सकते हैं कि आपका ये आदेश अपास किया जाता है और आप इनको दोबारा मेरिट पर सुनकर आदेश पारित करें। तो ये परिस्थिति सिर्फ कोर्ट के ऊपर, अपनी कोर्ट की अपनी इच्छा पर निर्भर है। चलिए ठीक है। अब मैं मदन दिलावर साहब, आपने जो शुरू में कहा था कि वैसे तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, भाजपा के तौर पर आपने कहा था, उसको लेकर कांग्रेस लगातार जो आरोप लगा रही है ना आपके ऊपर, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। कांग्रेस ये कहती है कि ये राजनीतिक वैराग्य जो आप लोग दिखाते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तटस्थ हैं, हमारा इस लड़ाई में कहीं कोई ना तो योगदान है और ना हमारी कोई आशा है इस लड़ाई से। लेकिन होता यह है कि सचिन कैंप को जब स्पीकर नोटिस देते हैं तो आप सचिन कैंप की हिमायत करते हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान आते हैं। राजभवन जब सत्र बुलाने के अनुरोध को टालता है तो आप राजभवन की पैरवी करते हैं। अदालत में वो वकील खड़े होते हैं जिनके चेहरे को भाजपा से जोड़कर देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या ये मैसेज देने के लिए पर्याप्त नहीं है कि इस सारी लड़ाई में आप भी पार्टी हैं, भले ही आप कितना ही कहते रहें कि हमारा कोई लेना देना नहीं है? मदन दिलावर साहब, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और इससे फिर दोहरा रहा हूं कि हमारा कोई लेना देना नहीं। जहां तक आपने कहा
कि वकील कौन सी पार्टी के, वकीलों की जब वकालत करने जाते हैं वहाँ नहीं, मैंने कहा कि उनके चेहरे जोड़कर देखे जाते हैं, ये माना जाता है कि इस पार्टी से जब वो वकालत करने जाते हैं वहाँ कोर्ट में पेश होते हैं तो उनकी कोई पार्टी नहीं होती है और वो निष्पक्ष भाव से जो टेक्निकली सही है आपकी बात, हाँ। जो अपना जिसका वकील होता है उसकी पैरवी वहाँ करते हैं। और आपने कहा कि हम राज्यपाल महोदय के यहाँ जाते हैं तो हम उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएं, शांति से जाएं, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय के ऊपर आक्रमण करने जाएं और फिर पीछे से नारे लगे उकसाने के लिए कि गढ़ो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये कहते हुए लोगों को महामहिम राज्यपाल महोदय के ऊपर हमला करने के लिए उकसाएं, यानी उनको शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए उकसाएं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम वाजिब बात कहें। चलिए ठीक है, बिल्कुल गलत है कि इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय के जाकर के इस प्रकार का नाटक करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जहां तक अशोक गहलोत जी दुहाई देते रहते संविधान की, तो संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के ऊपर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारे से सारे एमएलए जाकर के और आक्रमण करेंगे, आक्रमण की तैयारी करेंगे, उनको सारी क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये अंदरूनी लड़ाई है इनकी और ये एक दूसरे को पचा नहीं पा रहे हैं। और जो कांग्रेस के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग, इनको जो अच्छे लोग हैं वो नहीं सुहाते और उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनको बढ़ते हुए उनके प्रभाव को रोकने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र करते रहते हैं ताकि वह उनको नुकसान न हो जाए। ठीक है, संविधान की बात आपने की कि ये क्या संविधान में लिखा है कि वहां जाकर के कांग्रेस के विधायक इस तरह का आचरण करें, लेकिन संविधान जानने वाले बैठे हैं हमारे साथ, ये कहते हैं कि संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि कैबिनेट 3-3 बार प्रस्ताव भेजे और राज्यपाल उसको खारिज करके वापस भेज दें। खैर, रामनारायण मीणा जी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, फिर आप लोग किस आधार पर, मदन दिलावर जी बता रहे हैं सारी बातों को तो इन्होंने खारिज कर दिया, किस आधार पर आप ये आरोप लगाते हैं कि पर्दे के पीछे भाजपा ही है? देखिए, मदन दिलावर जी समझदार विधायक हैं और राजनीति में सब कुछ होता है, लेकिन मदन दिलावर जी ये भी जानते हैं कि जो जज हो, एमएलए हो, राष्ट्रपति हो, जिस पार्टी को वोट देता है उसके प्रति वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। राजभवन में विधायक जाते हैं, लोन में जाते हैं, जहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी फरियाद लेके जा सकता है। यदि वहाँ जाने में ही बीजेपी भड़के तो मैं मानता हूँ कि गवर्नर साहब किसी समय बहुत अच्छे रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं रहे हैं, अटल जी के खास शिष्यों में से वो रहे हैं। हम जाने तो नहीं बढ़ के सीखा होगा, हम तो उनको आक्रमण करने जा रहे थे, आप नारे लगा करके सारी क्षति पहुंचाना चाहते थे। अरे सुनिए, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यानी आप लोग कह रहे थे कि हमला करो, आप लोग राज्यपाल मोदी के ऊपर, हम आपके साथ हैं। सेठ जी कैसा राज है? और बाहर आकर के कहते हैं कि राजस्थान की जनता घेरेगी तो आपका सहयोग नहीं करेंगे, आप शिक्षा नहीं देंगे। इसका मतलब राजस्थान के सारे गुंडों को इकट्ठा करके और राजभवन पर हमला करना चाहते हैं। गवर्नर का नाम क्या गया, गवर्नर का नाम क्या गया, इनको अब आप जानते हो मदन जी, आप जानते हो ध्वज परिणाम करते हैं तब तुम्हारा दिमाग धन में होता है। मैं बीजेपी के दक्षिणपंथी विचारों को भी जानता हूं, इसलिए शांत रहिए, बात को सुनिए। आप हरियाणा में उनको फीड कर रहे हो, आप कोर्ट का अंदरूनी झगड़ा नहीं है, आपने लोगों को पैसे के आधार पे बागी बनाया। यदि बागी पैसे के आधार पे नहीं बनाते ये झगड़ा होता है। घर में लड़ते हो तो हम क्या करें? तुम्हारे घर को संभालो ना, तुम्हारी लंगोटी तो तुमसे संभलती नहीं है और दूसरे पर आरोप लगाते हो। सदस्य है ये सुनो, अरे बिल्कुल आरोप क्या सत्यता है? आरोप नहीं है। आप कभी तो कहते हो हरामी है, धोखेबाज है, मक्कार है, लग जाएंगे तो फिर पैसे ले लिए। मदन जी, आप समदर्शी आदमी हो, मदन जी आप समदर्शी आदमी हो, सबको एक निगाह से देखो। आप और सबको एक निगाह से देखो। आप कृपा करके आप कृपा करके ये सीखेंगे आपने उसमें, तुम किसी को बोलने नहीं दो। आपको गिला नहीं होना चाहिए, आपको गिला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप रामनारायण जी बताइए, संस्कार के नाम पे और खेल मेल नहीं करते। हमारी तरह ईमानदार कैसे हो सकते हैं आप?
ये मदद आप दिलाओ तो समझा आप दो। देश की जमीन को चाइना मुझसे सीख ले 10 षड्यंत्र करते हो, हमारे तरह कैसे हो सकते हो? मुझसे ठीक, सीख अरे लो। आप दोनों समझ मुझसे समझाने के आपस सीख में लो, दूसरे देश को- आड़ोसी के दोनों दिग्गज हैं आप। मुझे तो ये को- बताइए रामनारायण जी, देश को अरे बेचने 90 लाख वाला रुपए एक मिनट, चाइना एक मिनट। दूतावास से ले लिए मदन जी, कांग्रेस ने राजीव फाउंडेशन में। मदन जी एक मिनट रामनारायण जी ये बताइए इसको सर, कहो, सबकी ये तो ये निगाह इस सिखाएगा, बात पे ये टिकी हुई सिखाएगा है क्या? कि हाँ, सर, आज हाँ। आज तारीख हुई है, आपकी आवाज सुन रहे हैं, वो सीधे सुन रहे हैं आपकी आवाज। 30 तारीख हुई है आज और 14 तारीख से सत्र आहूत होगा अभी, यानी 15 दिन है। ये बड़ा चैलेंज है सारे विधायकों को एकजुट रखने में। तब ये बात और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि लर करने की कोशिश की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है, और उधर से भी आपने ये कहा है कि किस्त जिनके पास पहली किस्त नहीं पहुंची वो टूट कर आने वाले हैं। ये दुगनी देने वाले हैं उनको, ऐसा ही करना चाहते हैं रामनारायण जी आप? जी तो ये कितनी बड़ी चुनौती है रामनारायण जी? 14-15 दिन तक लोगों को, विधायकों को एक जगह आप बंद करके रखेंगे, फिर फ्लोर टेस्ट के लिए लेकर आएंगे। फरमाइए अरे आप तो बहनों के दुश्मन हैं, हमको सर। आप एक दिलावर साहब जवाब भी सुन लीजिए। कम से कम सुना हाँ तो ठीक है। अरे ये कम से कम बोलिए मीणा जी, बोलिए, आप बोलिए। कम से कम किसी की सुने तो सही। ये वहाँ, हाँ मैं देखिए मीणा साहब बोलिए, दिलावर साहब एक मिनट सुनिए। हाँ बोलिए मीणा। और विधायक बिल्कुल बैल की विधायक एकजुट है। विधायक निश्चित तौर पे कांग्रेस का शासन चाहते हैं। विधायकों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी देश को बेच रही है, रेलवे जैसी संस्थाओं को किसने कहा एकजुट है? आधे तो बाहर बैठे हुए सर, उन्नीस एक तो बात शेष यहाँ आप- सुनिए दिलावर। देश का। अरे यार सुन तो सही, बात कटार क्या होता है? आप तो गांव की भाषा जानते हो। गाड़ी के नीचे चले, ये देखिए व्यक्तिगत अधिकार आपका रामनारायण जी, लेकिन इस डिबेट में जोर पे आप सुन रहे हो, बोलिए 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 रामनारायण जी, आप अपनी बात पूरी करिए, समय बहुत कम बचा हुआ है। हाँ ये तो बोलिए। थोड़ा शरीफ आदमी है तो देखे। अरे आप बुजुर्ग हैं इनके, आपके इलाके के, आप समझाइए जो समझाना है, मैं क्या समझाऊंगा? आप अपनी बात पूरी करिए। इनको धन बल के आधार पे ये तोड़ नहीं पाएंगे। विधायक ईमानदारी से कांग्रेस को चाहते हैं। जो विधायक वहाँ है ये सही है, उनसे वादा कुछ किया गया था और चाय पानी कम पिलाई गई, वो वापिस आना चाहते हैं क्योंकि वो संस्कारित लोग हैं। हमारी पार्टी चलिए के, ठीक है। कांग्रेस पार्टी AK जैन साहब, समय बहुत कम बचा हुआ है। संस्कारित लोगों में नहीं जाना चाहेंगे और ठीक है। AK जैन साहब एक मिनट सर, एक मिनट। AK जैन साहब, कांग्रेस की सरकार बसपा 5 साल विधायकों का राज जो करेगी। मामला है जिसको मदन जी इसको लेकर गए समझा, हैं, ये संस्कारित को समझाओ। ठीक है सर। ये ये संस्कारित को मामला समझाओ इस क्या पर नंबर्स पर असर डालते हुए देखकर लोग 10 तरह के कयास लगा रहे हैं। इसका फैसला कब तक हो जाने की उम्मीद है? किस तरह के नेचर का मामला है ये? देखिए, कोर्ट ने पहली सुनवाई 11 अगस्त को रखी है। जी। कोर्ट ने आज कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया। 11 अगस्त को संभव है, क्योंकि स्टे पे भी नोटिस उन्होंने जारी किए हैं, तो हो सकता है स्टे पर वो किसी प्रकार का आदेश पारित कर दें। पर सामान्यतः जो अब तक की परंपरा रही है, कुछ अपवादों को छोड़कर, कि न्यायालय सामान्यतः ऐसे मामलों में अंतरिम आदेश जारी नहीं करके अंतिम सुनवाई ही करता है। क्योंकि न्यायालय के, हिंदुस्तान की न्यायिक प्रक्रिया तो वैसे ही अपनी देरी के लिए बदनाम है, परंतु यदि इस मामले में कोशिश की जाए और ये प्रयास किया जाए दोनों पक्षों द्वारा या एक पक्ष द्वारा जोड़ लगा जाए तो इसको जल्दी तय हो जाए, तो भी कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि 6 महीने से पहले तो ये प्रकरण निस्तारित होने की संभावना जो अभी तक का हाल रहा है न्यायपालिका का, उसको देखते हुए नहीं लगती है। तो अगर स्टे इसमें नहीं होता है तो फिर ये याचिका कोई बहुत अधिक फ्रूटफुल याचिका नहीं रहेगी, क्योंकि ये काफ़ी समय इसमें कंज्यूम कर लेगी। सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि क्या 11 तारीख को न्यायालय कोई अंतरिम आदेश पारित करता है या न्यायालय ये तय करता है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको फाइनली डिसाइड कर दूंगा। परंतु जिस प्रकार न्यायालय ने 2 दिन इसको सिर्फ एडमिशन, मतलब नोटिस, अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ सुनवाई के लिए कि एडमिट की जाए या नहीं की जाए, इसके लिए नोटिस जारी किए। तो ऐसा लगता है कि पहली स्टेज पर ही न्यायालय ने कानून का काफ़ी विचार किया है। और अब देखते हैं, क्योंकि कोर्ट्स में बेंचेस भी चेंज होती रहती हैं। मान लीजिए किसी नए जज के पास जाती है तो उसको फिर वापस नए सिरे से सारी बात सुननी पड़ेगी, तब अधिक समय लगेगा। अगर इन्हीं जज के पास रहती है तो इन्होंने काफ़ी कुछ सुन लिया है, काफ़ी कुछ मामला इनके सामने क्लियर हो गया है, तो उस स्थिति में समय कम लगेगा। तो ये सब अभी समय के गर्भ में है। बिल्कुल ठीक है। और इस बीच नज़रें इस बात पर रहेंगी जहाँ से मैंने बात शुरू की थी
कि जहां जितने हैं वहां उतने रहते हैं कि नहीं रहते हैं। ओम सैनी साहब, आपके पास दोबारा नहीं आ पाया, माफ़ी चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।